देखिए, अब तो अंडरवर्ल्ड का जो तमाम गतिविधियां उनकी थी वो तो बहुत कम हो गई हैं अभी इस वक्त। पिछले दशक के मुकाबले अब हम देखते हैं कि मुकदमे कम बनते हैं, धमकियों की शिकायतें कम आ रही हैं। एक हिसाब से एक अच्छी इंडिकेशन है कि बड़ी हद तक के पुलिस को यश मिला है और अंडरवर्ल्ड की गतिविधियां बड़ी हद तक इन दिनों कम हो गई हैं। तो हम और आप सब देश में महसूस कर रहे हैं इसको। शुरुआती दौर के बारे में बताइए। नहीं, 90s के दशक में जब हमने 93 के बम धमाकों के बाद, पर्टिकुलरली 95, 96, 97, 98, उन 4-5 वर्षों में एक्सटॉर्शन की बहुत सारी धमकियां आती थीं। बॉलीवुड के लिए बड़ा एक सरदर्द बन चुका था अंडरवर्ल्ड का पूरा नक्शा। और उन्हीं दिनों 1997 में गुलशन जी की हत्या हुई थी और उसमें नदीम का नाम आया था। तो बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के नेक्सस के बारे में उसके बाद चोरी चोरी चुपके वाला मामला आया था। भरत शाह पर एक मुकदमा चलाया गया जिसमें शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त ये सब विटनेसेस थे और उनको सरकार की तरफ से बहैसियत विटनेस के इसलिए एग्ज़ामिन किया गया था कि उन सबको धमकियाँ आई थी। तो वो फिर वो कई प्रोड्यूसर्स को भी आई थी और कई फिल्म स्टार सेलिब्रिटीज़ के सेक्रेटरीज़ को भी आई थी। अजीत देवयानी का मर्डर हुआ था और भी इस तरह के उस टाइम का 95 से लेकर 99 तक के मैं समझता हूँ वो अपने टॉप पे थे तमाम ये हरकतें। और उसके बाद 2000 के बाद ये सिलसिला कम होता चला गया और अब मैं लगता हूँ कि मुझे लगता है कि अब तो हमारे पास जो दूसरे मेगा क्राइम है उसमें टेररिज्म है, कम्युनल राइट्स हैं, ये इस किस्म के होते हैं। अंडरवर्ल्ड की एक्टिविटीज़ कुछ कम नज़र आ रही है आजकल। सर अगर 60-70s की बात करें, उस वक्त के बहुत बड़े स्मगलर हाजी मस्तान थे। कहा जाता है कि उस वक्त से बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड की पकड़ धीरे धीरे शुरू हुई थी। तो नहीं, देखिए, आप 60s और 70s की बात करेंगे तो उस वक्त की पूरी सिचुएशन बाकायदा बिल्कुल एक वातावरण अलग था वहाँ। उस वक्त वो लोग, वो स्मगलर्स थे, वो अंडरवर्ल्ड के और जो स्वरूप बदला है अंडरवर्ल्ड का कि वो स्मगलिंग का बिज़नेस करते थे। हाजी मस्तान या उनके और साथी थे, बाखिया और कई नाम थे, नारंग और कई नाम थे इस तरह के। तो वो प्रख्यात नाम थे जो स्मगलिंग का काम करते थे। शायद उनके पास काला पैसा धन था और वो फिल्मों में लगाने के तौर पर, फाइनेंसर के तौर पर था। तो उस टाइम पर बड़ी बड़ी बजट की अगर फिल्म बनती थी तो कहीं उन लोगों का दखल है 60-70s में, इसके बारे में थोड़ा सा गुंजाइश है कि शायद ये मुमकिन है। लेकिन ये इनका हस्तक्षेप जो बॉलीवुड में हुआ ज़्यादा, वो 80s के बाद ही हुआ। 90s में पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप अंडरवर्ल्ड का रहा, ऐसा इतिहास बताता है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कि अभी अब आप देखिए कि आजकल फिल्में अच्छी बन रही हैं, आजकल धमकियों के मामला बहुत कम हो गए हैं, आजकल एक्सटॉर्शन भी बिजनेस, इट्स अ फेदर इन द कैप ऑफ द पुलिस आई शुड से, कि भाई चलिए ये अचीवमेंट है सरकार का और पुलिस का कि इन्होंने एक बड़ी हद तक के अंडरवर्ल्ड या माफिया की जो ऑपरेशन है उसको कंट्रोल कर लिया है। ये मैं कहूँगा शायद वो सही है। सर उस वक्त कितना आसान या मुश्किल था एक एक्सटॉर्शन कॉल को इग्नोर करना या फिर बहुत सारे, देखिए बॉलीवुड के बाहर भी हमारे पास बहुत सारी शिकायतें आई थी। अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिल्डर्स, उन लोगों को माफिया की धमकियां आती थीं। कभी कभी उन्होंने आके हमसे कहा तो हमने कहा कि पुलिस को दर्ज करवाइए कंप्लेंट कि फ़लाँ ने फ़ोन किया है कि इतने पैसे दे दिए जाए, सुपारी ये वो वगैरह वगैरह। तो ये सब चल रहा था, ये बहुत टॉप पे था उस दशक में। मगर ये 2000 के बाद से डिक्लाइन पर है और फिर उसके बाद ये मोबाइल फ़ोन की डिवाइस आ गई है 90s के बाद में, और फिर और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप होता गया है। डिटेक्टिंग अथॉरिटीज़ के भी हाथ मजबूत हुए हैं कि मोबाइल को टैपिंग कर लें, टावर के ज़रिए मालूम कर लें कॉन्वर्सेशन कहाँ हुआ। तो ये इतना आसान नहीं हुआ कि कोई किसी को धमकी दे ले और फिर वो अपना ताकत का ये लोहा मनवा ले। इतना आसान भी नहीं रहा। Police could detect it very brilliantly. They have sufficient means, to trace the caller and also the receiver. तो ये छुपाने जैसा भी नहीं रहा। तो ये धंधा जो इनका था वो बहुत हद तक कम हो गया है। वो चोरी चोरी चुपके चुपके में वो पेश किया गया था। नासिक की ताज होटल में कुछ कॉन्वर्सेशन की बात की गई थी। वो एक मुकदमे में एक सबूत के तौर पे पेश किया गया था, लेकिन वो अदालत ने नहीं तस्लीम किया, अदालत ने माना नहीं। तो उस पर हम क्या कहें कि हाँ वो संजय दत्त ने वाकई में छोटा शकील से बात की थी या संजय मांजरेकर या गुप्ता ने की थी।
वो कहना मुश्किल है इसलिए कि वो सिद्ध नहीं हो पाया। So my last question कि जब आप उस वक्त जो केसेस पढ़ते थे या जो केसेस आते थे, somewhere did you feel कि हाँ कि एक बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का नेक्सस उस टाइम था? नहीं, पर वो नेक्सस था तो क्या नेक्सस वॉलंटरी था या डर में था, ये कहना मुश्किल है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट विल गो टू बॉलीवुड। ये नहीं कह सकते कि बॉलीवुड वॉज क्रेजी और बॉलीवुड वॉज इनवाइटिंग द इंटरवेंशन ऑफ अंडरवर्ल्ड, ऐसा नहीं कहा, ऐसा कहना ज़रा मुश्किल है। हो सकता है कुछ लोगों को दबाव था, कुछ लोगों को कुछ डर था, कुछ लोग कंसीड कर जाते थे, लेकिन अब ये कहना कि नहीं उन दोनों की मिली जुली हमेशा चलती थी, मैं समझता हूँ विल बी लिटिल टू अनजस्ट एंड आई वुड नॉट endorse that view that they were hobnobbing with each other. I would not say that. So was Underworld the first ones to realize that Bollywood has a lot of money? Absolutely. There was a craze for our stars, because the stars of our country, in a way, although it's a big positive thing for them, that they were, people were mad for them. Common man, big people, everybody, even outside Indian territory. So that is a plus point for them. ये भी एक वजह बन गई शायद क्रेज़ की, है ना, कि दीवानगी की हद तक लोग उनसे हाथ मिलाने के लिए बॉलीवुड से अंडरवर्ल्ड वगैरह का भी कहीं ना कहीं शो में कुछ हुआ होगा, है ना। और दूसरा ये कि उसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है, करोड़ों रुपए। आम तौर पर एक आदमी के लिए हमारे देश में 1 करोड़ रुपए कमाना बहुत कठिन है। अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल्स और वेल प्लेस्ड लोग भी, जो हाईएस्ट पेड सैलरीड लोग भी, वो भी 1 करोड़ रुपए उनके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ करोड़ों रुपए फूंका जाता था सेट्स पे, शूटिंग्स में, आउटडोर में, बहुत सारा 2 नंबर का पैसा, कैश पैसा भी इन्वॉल्वमेंट था। तो जाहिर है कि देयर वाज एन अट्रैक्शन, द टू वे अट्रैक्शन। वन इज़ द सेलिब्रिटी क्रेज फॉर द फिल्म्स, आर्टिस्ट एक्सेट्रा, एंड द सेकेंड वाज abundance of ill-gotten money to be pumped inside the industry. ये 2 चीज़ें थी।